बाल विद्या निकेतन मसूरी, हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में 7वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो बच्चों, पिछले वर्ग में हम लोग जो मधुलिका पाठ्य पुस्तक है उसमें एक संकलित पाठ प्रायश्चित हम लोग पढ़ रहे थे, उसी का शेषांश। तो पिछले वर्ग में हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे कि इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई। लेकिन इतने फासले पर, फासला माने दूरी, इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके, इतनी सतर्कता वो बिल्ली यानी कबरी जरूर बरतती थी। अब आगे क्या होता है उस पर देखते हैं। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। वो बेचारी परेशान, क्या करें। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ। सास बात बात पर कहती थी, बहू तुम कैसे सामान रखती हो कि बिल्ली चटकर जाती है। तो मीठी झिड़की मिलती थी और पति देव को मिलता था क्या, रूखा सूखा भोजन। क्योंकि जो स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ थे वो तो बिल्ली चटकर जाती थी। दूध है, दही है, तो पति महोदय को रूखा सूखा भोजन करके ही संतुष्ट होना पड़ता था। उधर सास की बातें सुननी पड़ती थी। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। निश्चित रूप से वह खीर बहुत स्वादिष्ट होगी। चांदी का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऊंचे ताक पर रखा गया। इसलिए रखा गया कि हाँ भाई, वहाँ कबरी की पहुंच न हो सके, जहाँ बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने लगी, क्योंकि वह तो निश्चिंत थी कि अब इतनी ऊंचाई पर कबरी तो पहुंचेगी नहीं। और उधर बिल्ली भी दाव में थी, अवसर की तलाश में। बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है। इस बात का एहसास उसे हो गया। ताक की ऊंचाई अंदाजी, अब अनुमान लगाया कि ऊंचाई कितनी होगी। रामू की बहू तो मशगूल थी पान लगाने में। पान लगाकर रामू की बहू
सास जी को पान देने चली गई और इधर कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज जोरदार थी। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने यहाँ पर है, मिसप्रिंट है, होना चाहिए था सास के सामने, तो बच्चे सुधार लेंगे। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा, अब यहाँ फूल का कटोरा मतलब फूल मतलब कोई फ्लावर नहीं है, एक धातु है, जैसे चांदी सोना है उसी तरह से फूल कांसा होता है। तो फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डट कर खीर उड़ा रही है निश्चिंत होकर के। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत भाग गई। अब रामू की बहू पर क्या प्रतिक्रिया हुई ये तो कल्पना की जा सकती है। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस न बजे बांसुरी, एक पुरानी कहावत है। कारण ही नहीं रहेगा तो कार्य कैसे होगा। रामू की बहू ने कबरी की हत्या करने के लिए कमर कस ली। कमर कस लेना मुहावरा है, यानी तैयारी कर ली। निर्णय हो गया कि अब कोई विकल्प नहीं है, अब इस कबरी की हत्या करनी ही होगी। रात भर उसे नींद न आई कि इस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि वह जिंदा ही न बचे। अब मन में यही योजना बन रही है कि कौन सा उपाय करें, कैसे उस पर वार करें कि वार खाली न जाए और कबरी मर जाए। बेचारी रात भर सोई नहीं, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई तो वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। वह भी सतर्क है। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। वह जानबूझ करके रख दी कि इस लोभ में तो बिल्ली आएगी ही। हाथ में पाटा लेकर, ये जो हाथ में तस्वीर में हम देख सकते हैं, ये जो है यही पाटा है, यानी मोटी लकड़ी होती है।
हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। यानी जो सोची थी वही हुआ। कबरी जो है दूध पी रही है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। जितनी ताकत थी उतनी ताकत लगा करके पाटे को बिल्ली पर पटक दिया। कबरी हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। कोई हरकत नहीं, हिलना डुलना, चीखना चिल्लाना कुछ नहीं, बस उलट गई। आवाज हुई तो महरी जो घर में काम करती, झाड़ू छोड़कर मिश्रानी जो रसोई वगैरह बनाती है, रसोई छोड़कर, और सास पूजा छोड़कर, यानी जो भी सदस्य थे वहाँ अपना अपना काम छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गए। क्या हुआ क्या हुआ? तो घटना स्थल जहाँ पर बिल्ली चित्त पड़ी थी, लोग पहुँच गए। तो बिल्ली तो चारों खाने चित्त, रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति खड़ी है। उसे काटो तो खून नहीं। चुपचाप किसी अपराधिनी की तरह, जैसे उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया, उसके चेहरे के भाव बता रहे हैं। चुपचाप खड़ी है। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ, अनर्थ हो गया। बिल्ली की हत्या और बहू के हाथ से, हे भगवान, अब क्या होगा? मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या दोनों बराबर है। हम तो रसोई ना बनावेंगे भाई, हमसे तो ये काम नहीं होगा। जब तक कि बहू के सिर हत्या रहेगी, मुझसे ये काम नहीं होगा। अब सास की बारी थी। सासू माँ ने कहा, हाँ ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए, तब तक न कोई पानी पी सकता है, न खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला? महरी ने कहा, फिर क्या हो? कहो तो पंडित जी को बुला लें। सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी से दौड़ के पंडित जी को बुला लो, जाओ। बिल्ली की हत्या की खबर पूरे पड़ोस में फैल गई, बिजली की तरह पूरे पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता बंध गया।
लोग पहुंचने लगे देखने के लिए। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार, अलग अलग लोग अलग अलग जुबान में, भाषा में उसे दोषी ठहरा रहे। और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी है। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, पंडित जी का नाम है परम सुख, जब उनको यह सूचना मिली तो उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े और पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासी राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली है, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परमसुख चौबे छोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। आदमी छोटे से थे, 4 फुट 10 इंच की लंबाई थी उनकी, और तोंद का जो घेरा था, डायमीटर 58 इंच, 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। ये पंडित जी का चेहरा आंखों के सामने आ रहा है। तो कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी यानी 5 सेर खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता है तो पंडित परम सुख को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था, यानी सूची में सबसे पहले नाम इन्हीं का आता था। तो पंडित परम सुख को उस लिस्ट में पहला स्थान दिया जाता था। तो आज यहीं तक। तो फिर मुलाकात होगी और अगली कक्षा में प्रायश्चित पाठ का शेषांश बताया जाएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।